हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार एसआई मेंस एग्जाम्स के लिए मैथ्स और रीजनिंग का डे 26। आई होप कि फ्रेंड्स इससे पहले कि आपने सारे पार्ट्स को जरूर देखा होगा। नहीं भी देखा तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सारे पार्ट्स को जरूर देखिए, क्योंकि जो भी मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता हूँ वो आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप सारे पार्ट्स को जरूर देख लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है। यदि समभुज त्रिभुज के अंतःवृत्त की जो त्रिज्या दी गई वो 8 सेंटीमीटर दी गई हो, तो आपसे पूछा जाए कि परिवृत्त की त्रिज्या का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए एक सिंपल सा मेथड मैं आपको बताऊं। कई बार आपको मैं फॉर्मूला दे चुका हूं कि इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं। अंतःवृत्त की त्रिज्या आपके पास मैंने क्या बताया था, अंतःवृत्त की त्रिज्या मैंने आपको क्या बताया फ्रेंड्स, अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो मैंने आपको ये बताया कि अगर आप भुजा को 2/√3 से डिवाइड करोगे तो आपका अंतःवृत्त की त्रिज्या निकलता है। इसके बराबर आपके पास दिया गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है, यही इसका वैल्यू दिया गया। अंतःवृत्त की त्रिज्या 8 दी गई थी, तो इसके बराबर हम इतना लिख सकते हैं। तो अगर मैं बोलूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप भुजा निकालोगे तो कितना हो जाएगा, a बराबर 16√3। कोई दिक्कत होगा, बिल्कुल नहीं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया मैंने, तो a बराबर आपका निकल गया 16√3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, परिवृत्त की त्रिज्या। तो जस्ट हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स कि परिवृत्त की त्रिज्या कहो या फिर बाह्य त्रिज्या कहो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता। तो परिवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जस्ट आप इसको क्या करो अब, कि मैंने आपको ये बताया था कि परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, a/√3। क्लियर फ्रेंड्स, a/√3। तो देखिए 16√3 और नीचे आपका √3, तो √3 से √3 खत्म, कह सकते हैं 16 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स इतना भी नहीं करना, इससे भी इजीली आप कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको ये बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा कि परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है, परिवृत्त की त्रिज्या जो होती है वो 2 गुने के बराबर होती है अंतः त्रिज्या के। 2 गुने अंतः त्रिज्या लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अंतः त्रिज्या, अंतर्वृत्त की त्रिज्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आप इतना को समझ लीजिए बस कि परिवृत्त की त्रिज्या जो होती है वो 2 गुने अंतर्वृत्त की त्रिज्या होती है। अब यहाँ पे आप देखिए डायरेक्ट कैसे निकाल सकते थे, जब 8 सेंटीमीटर अंतर्वृत्त की त्रिज्या दी गई थी तो आप इसका जस्ट दोगुना कर दे तो परिवृत्त की त्रिज्या नहीं निकल जाती। लेकिन मैंने आपको ये भी बता दिया कि आप इस कॉन्सेप्ट के थ्रू भी कैसे निकाल सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये बनता है कि अंतर्वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला आप याद रखेंगे। क्लियर, a/√3 और परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो क्या होता है, फॉर्मूला a/√3। तो ये दोनों फॉर्मूले का आप याद रखेंगे, हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स कि करनी में आपके पास 4 दिया गया, ये करनी में, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि y 8 के पावर में 1/4 है, बराबर में 225 के बराबर दिए गए। तो y के वैल्यू क्या होगा। कुछ लोग इस क्वेश्चन को करने में थोड़ा सा दिक्कत कर सकते हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। या फिर आप इसके करनी में 4 रखो या फिर 3 रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका मेथड एक ही होता है। करेंगे क्या, देखिए जब भी आपका इस टाइप का हो, यानी कि अंदर में 4 दिया हो, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो। ये पावर में 8 था, तो इसका होल पावर आप 1/4 कर दो, कोई दिक्कत नहीं हो। जितना भी रहता, अगर 3 रहता तो 1/3 लिखते हैं। बराबर में आपका 225 ज्यों का त्यों मैंने लिखा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं, y को मैं ज्यों का त्यों y के पावर में 8 × 1/4 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और राइट साइड में आपका 225 इधर है। अगर y के पावर स्क्वायर जो इसको राइट साइड में भेजते हैं तो ये इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं कि y = √225, ठीक है फ्रेंड्स। और y की वैल्यू निकालोगे तो 225 अंडर रूट में अगर निकलेगा तो ये 15 के बराबर होता है। क्लियर, तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो 15 के बराबर हो जाता है, ठीक है। चलिए देखिए मैंने थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वस्तु पर 45% की छूट जो है वो दूसरी वस्तु पर 65% की छूट के बराबर है। तो आपको बताना है कि दोनों वस्तुओं के अंकित मूल्य क्रमशः अनुपात क्या होंगे। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको एक बार कराया भी था। तो इस क्वेश्चंस को बनाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, ठीक है। क्योंकि आप लोगों का लाइक ही तो हमें मोटिवेट करता है इस टाइप की वीडियो लाने के लिए। और आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो लगता है कि यार कि आप बस वीडियो पे वीडियो बनाए जा रहे हैं और कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो प्लीज़ यार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ठीक है। अभी लाइक कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि अंकित छूट जो दी जाती है वो अंकित मूल्य पे दी जाती है, ये तो अब बात को क्लियर है। तो मानते हैं कि जो पहला वस्तु है मार्केट प्राइस 1 पे क्या किया जा रहा है कि 45% की छूट दी जाती है। जो 45% की छूट है दूसरे वस्तु पे बराबर है 65%। तो कह सकते हैं कि 45/16 इस तरह से लिख सकते हैं। और जो दूसरा वस्तु है यानी कि MP2 मार्केट प्राइस 2 पे क्या जा रहा है, 65% की छूट जा रही है। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर था, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ से हम लोग देखिए क्या कर लेते हैं, 100 से 100 तो खत्म, हमें अनुपात निकालना है, यानी कि M1/M2P लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। पहला अनुपात दूसरा अनुपात इसी का अनुपात हमें पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे,
ऊपर में आपका 65 हो जाएगा, नीचे आपका 45 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से देखिए 5 से कट जाएगा तो 13 पच्चे 65 और 5 नवा 45। तो कह सकते हैं कि 13:9 जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13:9 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप इस तरह से काफ़ी इजीली कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पी तथा क्यू एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। कार्य नहीं, दरवाजे को बनाना है, तो यहाँ पे 12 दिनों में दरवाजे को बना सकते हैं। वे एक साथ कार्य जब करना स्टार्ट करते हैं, परंतु 8 दिन पश्चात क्या करते हैं कि बी उस कार्य को छोड़ देता है। शेष कार्य क्यू अकेले करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अकेले 7 दिन अतिरिक्त दिनों में करता है, यानी कि 7 दिन में कंप्लीट कर देता है शेष कार्य को। तो आपसे पूछा यह जा रहा है कि संपूर्ण कार्य को पी अकेले कितने दिन में करेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताया फ्रेंड्स कि आप यहाँ पे पी और क्यू देखिए, पी और क्यू मिलकर के उस दरवाजे को 12 दिन में बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि दोनों कार्य स्टार्ट करते हैं लेकिन 8 दिन पश्चात पी छोड़ता है। यानी कि फ्रेंड्स ये कह सकते हैं कि दोनों ने मिलकर के 8 दिन कार्य किया था, तो 8 दिनों में कितना कार्य खत्म हो गया, 8/12, यानी कि 12 का 8 भाग खत्म हो गया। तो ये कह सकते हैं कि 2/3 काम कंप्लीट हो गया। तो शेष कितना बचा हमारे पास, तो शेष बचा 1/3 कार्य को। ठीक है, ये बचा। इसके बाद क्या कह रहा था कि 8 दिन के पश्चात पी तो छोड़कर चला जा रहा था, लेकिन अब ये कार्य को कौन करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये कार्य जो है वो 1/3 भाग को कौन कर रहा है, तो वो कार्य करेगा फ्रेंड्स वो 7 दिनों में कंप्लीट करता है। कौन, क्यू। तो ये कह सकते कि वो पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा, तो जो पूरे कार्य को करेगा वो कितना दिन में, 3 × 7। ठीक है, ये 1/3 था, तो 1/3 भाग को वो कर रहा था, तो पूरे कार्य को एक भाग को कितने दिन में करेगा, तो 21 दिनों में वो कंप्लीट कर सकता है। क्यू कर सकता है। अब आपसे ये क्वेश्चन में पूछा गया कि पी अकेले उस कार्य को कितना करेगा। तो अब यहाँ से हम लोग चलेंगे, पी प्लस क्यू मिलकर के 12 दिन में कर रहे थे, क्यू अकेले उस कार्य को 21 दिन में कर सकता है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे ये कि पी अकेले करेगा कितना दिन में। तो चलिए सिंपल सा यहाँ पे हम लोग करते हैं क्या कि पी प्लस क्यू की जो दोनों था 12 दिन में कंप्लीट करते थे, क्यू अकेले उसे 21 दिन में कंप्लीट करता है। तो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो दोनों कैल्शियम 12 और 21 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 84। ठीक है फ्रेंड्स, 84। क्लियर, 84 करेंगे तो 12 सत्ते 84 और 21 चौका कितना होता है, 21। हाँ, 21 चौका 84। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ से देखिए पी का निकालेंगे, तो यानी कि पी प्लस क्यू में से अगर हम दोनों में से ये घटा देंगे तो आपका पी निकल जाएगा। तो पी की वैल्यू निकालना है, तो 7 में से 4 गया, तो टोटल कार्य को अगर हम इनके इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे तो 28 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि पी अकेले उस कार्य को 28 दिनों में कंप्लीट करता है। क्लियर, उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो कि हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कैसे कैसे हैंडल किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक अर्धवृत्त का परिमाप जो दिया गया वो 108 सेंटीमीटर के बराबर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। इस क्वेश्चन को मोस्टली लोग क्या करते हैं कि गलत करके आते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन बहुत लोग गलती करके आते हैं। क्या गलती करते हैं मैं आपको वो समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया कि अर्ध परिमाप यानी दिया गया 108 और अब पूछा गया कि क्षेत्रफल। तो देखिए लोग गलती क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। तो देखिए परिमाप क्या होता है, अर्धवृत्त का परिमाप। तो मैं आपको बोलूँगा कि अर्धवृत्त क्या हुआ, अर्धवृत्त का मतलब ये हुआ। तो लोग क्या करते हैं कि पूरा परिमाप होता है 2πr और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे और πr पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और ये क्वेश्चन इसीलिए गलत हो जाता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एग्जामिनर जो हमेशा इस क्वेश्चन को देता है और ये हमेशा गलत करके आते हैं। क्यों गलत करते हैं, तो उनको लगता है कि बस जो परिमाप होता है वो टोटल यानी कि वृत्त का परिमाप आपका कितना होता है, वृत्त का परिमाप 2πr होता है, और जस्ट इसका आधा कर देंगे तो हमारे पास परिमाप निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, आपका जो आधा निकला वो तो इसका निकला, लेकिन आपके पास ये भी तो है, ये कहाँ गया। तो आपके पास ये ना हुआ, आधा परिमाप अगर बनाते हो तो आपके पास ये फिगर बनता है। तो आपको इसको लेकर चलना है। इसको लेकर चलने का मतलब क्या हुआ, यानी कि आपका ये निकल गया πr, ये तो टोटल हो गया πr, तो πr और ये कितना होगा, ये आपका d है ना, टोटल इसका व्यास होता है। यानी कह सकते कि πr + 2r ये होता है एग्जैक्ट अर्ध परिमाप का परिमाप। क्लियर, अब हम लोग इस पे हैंडल करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए क्या करेंगे, πr + 2r ये आपका होता है एग्जैक्ट, सॉरी यहाँ पे 2r होगा, ठीक है 2r। तो ये हमारा हो गया अर्धवृत्त का परिमाप, और इसकी वैल्यू जो 108 के बराबर दी गई है क्वेश्चन में। यहाँ से देखिए मैं r कॉमन ले लेता हूँ, 22 का मान रखता हूँ 22/7 और 2 रख देता हूँ, 108 राइट साइड में ज्यों का त्यों। यहाँ से r को ज्यों का त्यों लिखता हूँ और इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए 7 दूना 14 और 22 को जोड़ेंगे तो 36/7 और 108 इधर आपका हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि 36 दिया 108 और r का वैल्यू जो निकलेगा 7 × 3 21 सेंटीमीटर हो गया।
अब जब आपके पास r निकल गया तो आप इजीली निकाल सकते हो कि पाई आर स्क्वायर कितना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7, आर का मान 21 गुने 21, और ये आप देखो कटाओगे तो 3 बार में 22×3 66 गुने 21। ठीक है फ्रेंड्स, 66 एकम 66 की 6 और हाथ से लगा आपके पास 6, 32 66 दूना 132 और 6 138। तो कह सकते हैं कि 1386 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स आपने ये नोटिस किया कि यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना है अर्धवृत्त का परिमाप, चूंकि ये परिमाप आप याद रखेंगे पाई आर प्लस 2r। सिर्फ याद ही नहीं रखना, आपको कॉन्सेप्ट भी समझना है कि ये कैसे होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि x प्लस 4/x की वैल्यू जो दी गई है वो 4 के बराबर है। तो आपसे पूछा है कि x के पावर 6 प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। इसको बनाने के लिए आप दो तरीके से बना सकते हो। ठीक है, एक सिंपल सा तरीका, सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्सेप्ट के थ्रू बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे आप करोगे। ठीक है, देखिए नॉर्मल आप करोगे क्या, डायरेक्ट इसको आप क्रॉस करोगे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में आप 4 लिखोगे, राइट साइड में आपका 4x हो जाएगा। ठीक है, इधर चला जाएगा। इसको आप फिर से इधर लाओगे, 4x प्लस में 4 इक्वल टू 0 के बराबर। अब इसको आप तोड़ोगे तो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर आप करते हो तो राइट साइड में 0, यानी कि x की वैल्यू जो होगी वो 2 के बराबर आ जाती है। अब जब x के बराबर 2 आता है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या करोगे, पुट करोगे 2 के पावर 6 और प्लस में 1। तो कह सकते हैं 2 के पावर 6 कितना होता है फ्रेंड्स, 2 के पावर 6 आपका होता है 64 और प्लस में 1, यानी कि 65 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब मैं देखो फ्रेंड्स इतना नहीं करूंगा, इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको जस्ट ये बोलूं कि आप इसको देखो ध्यान से। देखिए, ध्यान से देखने का मतलब ये हुआ कि x प्लस 4/x जब दिया गया 4 के बराबर, तो x की वैल्यू हम क्या रखें। सबसे पहले एक रख के देखते हैं। एक रखेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और एक, यानी कि 4 1 5, जो कि ये गलत होता है। 2 रख के देखते हैं। जब इसको 2 रखेंगे तो ये 2 हो गया और यहाँ पे 2, यानी कि इसको कटाएंगे तो 2, फिक्स है कि 2 2 4 आता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपका x की वैल्यू 2 के बराबर निकल जाता है और आप आसानी से इसको कर सकते हो यहीं पे पुट करके। इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप 1 से 2 अंक पुट करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 54 रुपये प्रति किलोग्राम वाला कितने ग्राम चावल को 40 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 30 kg चावल के साथ मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण को 48.4 रुपये प्रति किलोग्राम के बेचने पर 10% का लाभ हो। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इस क्वेश्चन को बनाने की आपने से कोशिश कीजिएगा। आई होप कि आप लोगों ने ट्राई ज़रूर किया होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपको किस तरह से करना। हम इसको एलिगेशन पे ले चलेंगे, यानी कि मिश्रण वाले कॉन्सेप्ट के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके पास दो दिए गए, एक तो 54 रुपये और यहाँ पे 40 रुपये। इन दोनों को मिलाकर के पूछा जा रहा है कि किस अनुपात में मिलाया जाए कि हमें 48.4 के अगर बेचते हैं तो 10% का प्रॉफिट होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा क्रय मूल्य, क्योंकि 48.4 देगा वो इसका विक्रय मूल्य इतना रुपये में, बेचने पर 10% का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, SP इक्वल टू CP गुने क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट यानी कि 110, यानी कि 10% का प्रॉफिट था। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से मैं 10 कर देता हूँ। अब यहाँ से देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 खत्म। कह सकते हैं कि अगर इसको मैं कटाता हूँ तो 11 चौका 44, 11 चौका 44। तो कह सकते हैं कि x की जो वैल्यू है वो 44 के बराबर है। अब ये हम लोगों ने क्यों निकाला, क्योंकि हम लोग जो कॉन्सेप्ट ले चलेंगे वो सभी के जगह पे क्रय मूल्य होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे जो 54 रुपये था और यहाँ पे आपके पास कितना था, 40 रुपये वाला। ठीक है, 40 रुपये वाला, 54 रुपये वाला, 40 रुपये वाला। अब इन दोनों को मिला करके हम लोग 44 रुपये वाला करेंगे। पहले तो ये विक्रय मूल्य था, इस वजह से हम यहाँ पे नहीं रखते क्योंकि ये क्रय मूल्य था, तो दोनों को एक साथ में रखना होगा। इसको हम लोग घटा के लिखेंगे, कितना हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, 44 में से 40 गए तो 4, और इधर आपका घटेगा तो ये आपका 10। ठीक है, अब यहाँ से मैं ये कहना चाहता हूँ, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि जो 30 किलो वाले चावल के साथ, यानी कि इसकी जो वैल्यू है, कहने का ध्यान से मतलब कि 40 रुपये प्रति किलो वाले, 40 रुपये वाला कौन था, ये था ना, 40 रुपये वाले किलोग्राम 30 kg चावल के साथ। तो इसकी जो वैल्यू वो 30 दी गई है, यानी कि 30 है। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया गया, तो इसमें भी हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डायरेक्ट हमारा राइट आंसर आ जाएगा 12। क्लियर। यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 54 रुपये प्रति किलो वाला कितने kg चावल, यानी कि कह सकते हैं कि 12 kg चावल हमारा राइट आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करूंगा कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी हम लोग कहने कैसे कैसे इसको किया है। तो सबसे पहले आपको ये निकालना होता है कि सबसे पहले इसका क्रय मूल्य कितना आएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे आपसे पूछा गया कि C की वैल्यू क्या होगी जब आपके पास कंडीशन इस तरह से दिया गया हो। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, अगर मैं बोलूँ फ्रेंड्स, आप यहाँ से अगर इनको तोड़ करके पता चल जाए कि ये टोटल कितना होता है, तो हम लोग निकाल सकते हैं कि x की वैल्यू यहाँ पे, क्योंकि रेशियो में
तो हमें निकालना पड़ेगा। तो मैं बोलूँगा आप तीनों को जोड़ लो, तो ये कहूँगा कि अगर आप इस सबको जोड़ते हो तो सब डबल हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि 2 कॉमन लेकर अगर इसको हम लिख देते हैं a प्लस बी प्लस सी, और राइट साइड का देखकर जोड़ देते हैं तो 8 और 6 14, 14 प्लस 7 यानी कि 21x, क्योंकि ये सभी अनुपात में तो 21x लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए 2 गुने a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी गई कितना 14, तो यहाँ पे हम 14 रख देते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने 14 रखा, राइट साइड में आपका 21x हो गया। इसको हम लोग कटा लेते हैं। देखिए 7 के 21, 7 दूना 14, कह सकते हैं कि x की जो वैल्यू है वो 4/3 आ जाती है। ठीक है, यहाँ से आपकी x की वैल्यू निकल गई। अब ये जब x की वैल्यू निकल गई तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, ध्यान से देखिएगा, हमारे पास प्लस a प्लस वी की वैल्यू जो 6 के बराबर है, तो हम यहाँ पे रख सकते हैं क्या, a प्लस वी इक्वल टू 6x। तो 6x का मतलब 6 गुने 4/3, तो 4/3 करते हो तो ये 2 से यानी कि 4 दूना 8। ठीक है फ्रेंड्स, a प्लस वी की वैल्यू 8 के बराबर है और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 14 के बराबर आपके क्वेश्चन में दिया गया था। तो कह सकते हैं अगर आप a सी की वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको घटा लेंगे, तो 14 में से अगर 8 जाएगा तो 6 आपका करेक्ट आता है सी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट a प्लस बी ही क्यों लिया था, क्योंकि सी की वैल्यू निकलना था। अगर आप कोई a पूछ देता तो हम ये रखते, अगर यहाँ पे b पूछता तो हम ये रखते। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको ईजिली कर सकते हो। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक वस्तु के निर्धारित मूल्य उसके लागत मूल्य से 40% अधिक है। तो कह सकते हैं फ्रेंड, जो सीपी था वो मानते हैं कि 100 था, तो उसका लागत मूल्य यानी कि ये हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो हम लोगों ने सीपी लिखा है ये क्या है, सीपी का मतलब जो हम लोगों ने लागत मूल्य लिया था, क्रय मूल्य खरीदा था वो था। अब ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसका जो निर्धारित मूल्य है, जो हम लोग इस पे यानी कि मार्केट प्राइस कर रहे हैं, वो इससे 40% अधिक है, यानी कि 140 है। ये बात क्लियर हो गया। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि और उस पर 30% की छूट दी जाती है। तो छूट किस पे दी जाती है, मार्केट प्राइस पे छूट दी जाती है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इस पे मार्केट प्राइस पे छूट दी जाती है तो वो कितना बेच रहा होगा, तो 70%, यानी कि 30% छूट, तो 70 में बेचेगा। तो ये कह सकते हैं 00 से 00 खत्म, तो 14 सते 98। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि 100 रुपये मैंने कोई चीज़ खरीदा और 98 रुपये में बेचा, तो क्या होगा मुझे बताइए आप, 2% का लॉस ही तो होगा। क्लियर, क्योंकि 100 रुपये मैंने चीज़ खरीदा था और उसको 98 रुपये में बेच रहा हूँ, तो डेफिनेटली कि 2% का मुझे लॉस होगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कैसे किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पहले राम और रहीम के आयु का अनुपात। तो चलिए हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे मानते हैं ये राम हो गया और ये रहीम हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, राम और रहीम का अनुपात यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। तो 10 वर्ष पहले की बात की जा रही है, तो 10 वर्ष पहले हम लोग लिख लेते हैं। 10 वर्ष पहले इनकी रेशियो का जो अनुपात था वो क्या था, 1:3 था। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन को मैंने आपको पहले भी कराया था। लेकिन आगे क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद की क्या हो जा रही है, इनका जो अनुपात होगा उन दोनों की अनुपात का जो 2:3 के बराबर होता है। तो मैंने सबसे पहले आपको ये बोला है कि इन दोनों का अंतर देखिए कितना है। तो इन दोनों का अंतर बराबर करना होता है, तो 1 और 3 2 का अंतर होता है, तो जो इनका अंतर होता है हम इसमें गुना करते हैं, यानी इसका अंतर से इसमें गुना, और 2 1 3 इसमें 1 का अंतर होता है, इसमें गुना करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1 में 1 से गुना 1 हो गया और 3 एकम 3 हो गया, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ। 2 गुने 4, ठीक है, 2 दूना 4, 3 दूना 6। अब आप देखो कि दोनों में अंतर बराबर हो गया, ऊपर में 1 और 3 का 2 अंतर हो गया, 4 और 6 दोनों का अंतर हो गया। ये क्लियर। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इनका अंतर देखते हैं, यानी कि इस यूनिट में अंतर देखेंगे। 1 और 4 में कितना का अंतर हो रहा है यूनिट में, तो ये 3 यूनिट का अंतर होता है। 3 यूनिट का अंतर, इसके अंतर में कितना, साल के बराबर कितना, तो 10 साल पहले से 5 वर्ष बाद, तो टोटल देखें तो 10 से अगर वर्तमान में आएंगे तो 10 यहाँ पे 10 और 5 आगे, यानी कि 15 के बराबर होता है। तो 3 यूनिट की वैल्यू 15 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष के बराबर। अब बस हमारा सारा काम खत्म हो गया। अब यहाँ से डायरेक्ट हमारा आंसर निकल जाएगा। तो केसेस में क्या पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात। तो वर्तमान आयु का अनुपात हम लोग क्या से निकालेंगे, देखिए अब या तो आप चाहो तो इसमें मल्टीप्लाई कर लो या फिर इसमें कर लो। तो हम लोग चलो इसी में कर लेते हैं। तो इसमें करेंगे तो 5 एकम कितना होता है, 5। ठीक है, 5 एकम 5, और फ्रेंड्स देखिए 5 एकम 5 हो गया ये, और ये आपका कितना हो जाता है 5 तिहाई 15। क्लियर, 5 तिहाई 15। ये कब का हुआ, ये 10 वर्ष पहले का हुआ ना, 10 वर्ष पहले का। लेकिन अब हम इससे क्या करना है, वर्तमान में जाना है। तो वर्तमान में जाने के लिए हम क्या करेंगे, 10 दोनों में जोड़ देंगे। तो 10 अगर इसमें जोड़ते हैं तो कितना होता है, ये 15 हो जाएगा, और ये आप इसका 25 हो जाता है। बात को समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। 10 वर्ष पहले का अनुपात ये था, हम लोगों ने जो किया 10 वर्ष पहले का 1:3 था, इसमें 5 से गुना किया तो 5 और 15 जो निकला, राम और रहीम, ये 5 वर्ष 15 वर्ष, ये 10 वर्ष पहले की थी।
लेकिन हमें वर्तमान में जाना, इसलिए मैंने 10 10 ऐड किया दोनों में, तभी तो वर्तमान में जाएंगे। तो वर्तमान में जाने के 10 इसमें जोड़ दिया 15, 10 इसमें जोड़ दिया 25, और अब इन दोनों का अंत जो कि रेशियो देख लेते हो, तो यानी कि 3:5 बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करूंगा कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज के रीजनिंग के क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, 11 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 @ 7 के बराबर जो 20 लिखा गया, उसी तरह से 8 और 1 बराबर 18 लिखा गया, तो 6 और 5 22 लिखे गए। तो आपको ये बताना है फ्रेंड्स कि यहाँ पे 4 और 4 कितना होगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, क्वेश्चंस को लिख लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चंस लिख लिया और देखिए क्वेश्चंस को कैसे करना है। यहाँ 3 और @ 7 बराबर 20 लिखा गया। तो सबसे पहले किया कैसे गया हम इस चीज़ को समझते हैं। तो मैं आपको बोलूँ फ्रेंड्स कि आप दोनों में मल्टीप्लाई करो, 2 2 से, और इसके बाद जोड़ो। तो देखिए 3 और 2 को करेंगे तो 6, और इसको 7 और 2 = 14, तो हो जाएगा 20, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से हम इसको करेंगे तो देखिए क्या होता है, 8 दूना कितना होगा 16, और इसमें 2 जोड़ देंगे, यानी कि 1 हम 2 करेंगे तो 18। ठीक है, उसी तरह से इसमें भी करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना होता है, 6 दूना कितना होगा 12, और उसी तरह से 5 दूना 10, तो क्या 22। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड वाला 22 होता है। और उसी तरह से हम लोग इसको भी कर लेते हैं। तो 4 दूना कितना होगा 8, और प्लस में 4 दूना 8, तो कह सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा 16 के बराबर हो जाता है। क्लियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रहा है यहाँ पे क्या दिया गया कि सिंपल सा क्वेश्चन है कि 15 का अनुपात 26 के साथ क्या है। तो बताना है आपको कि अगला जो अनुपात होगा, जो नेक्स्ट वाट है, क्या होगा। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि यहाँ पे 15 का जो अनुपात लिखा गया वो 26 के साथ किस तरह से लिखा गया। तो अगर मैं बोलूँ सिंपल सा किया गया, इसमें 11 को जोड़ा गया, तो हम ऑप्शंस में वो देखेंगे ऑप्शंस जिसमें 11 को जोड़ा गया। तो अगर आप ऑप्शंस बी को चेक करोगे तो देखिए क्या होता है कि 34 में अगर 11 को हम जोड़ते हैं तो बिल्कुल करेक्ट 45 आएगा। और यही हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर भी है, जो कि ऑप्शंस को फॉलो, यानी कि क्वेश्चंस को फॉलो करता है। +11 जोड़ा गया, इसमें +11 जोड़ के ऑप्शंस बी को टिक करेंगे। कुछ क्वेश्चन बहुत ही सिंपल दिए जाते हैं, लगता है कि ऐसे नहीं होगा, लेकिन सिंपल सा यही करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक साइकिल सवार पूरब की ओर 40 मीटर की जो कि किलोमीटर है, ठीक है, 40 किलोमीटर जाता है। तो पूरब की ओर हमें जाना है, तो पूरब की ओर हम किधर जाएंगे। तो चलो मैं पूरब की तरफ इसको 40 किलोमीटर ले चलता हूँ। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया और ये पूरब की तरफ 40 किलोमीटर गया। उसके बाद क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि फिर उत्तर की ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर जाता है। तो उत्तर की तरफ ये मुड़ा और ये 20 किलोमीटर के चला। ठीक है, यहाँ से उत्तर की तरफ 20 किलोमीटर चला। उसके बाद क्या कह रहा है कि फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और 20 किलोमीटर चलता है। फिर बाईं ओर मुड़ा और 20 किलोमीटर चला, जस्ट यानी कि देखिए ये 40 किलोमीटर था, तो इसका जस्ट आधा चला होगा, तभी तो 20 किलोमीटर होगा। यहाँ से ये 20 हो गया। और आपसे अब पूछा जा रहा है कि आरंभिक स्थान से वो उसकी दूरी क्या होगी, यानी कि यहाँ से लेकर इसकी दूरी कैसे निकालेंगे। अब डायरेक्ट हम तो इसको दूरी कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा हम यहाँ पे कुछ यूज़ करेंगे। जैसे कि देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम डॉट डॉट इसको कर देते हैं, तो ये लेंथ हमारा भी 20 हो जाता है और ये लेंथ हमारा 20 हो जाता है। अब हमें यहाँ पे ये निकालना है, तो अगर हम इस पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। अगर मानते हैं कि इस कर्ण को ए और सी मान लेते हैं और ये बी होता है, तो कर्ण के स्क्वायर यानी कह सकते हैं कि AC² इक्वल टू क्या होगा, 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या करेंगे 400 प्लस में 400, यानी हमारा हो जाएगा कितना 800। ठीक है, अब इसको रूट हटाएंगे तो इसी इक्वल टू आपका ये हो जाएगा। अब बताइए 800 किसके नज़दीक जाता है, तो आपको पता है कि 28 का जो स्क्वायर करते हैं वो कितना होता है 784, यानी कह सकते हैं कि 28 पॉइंट्स में कुछ जाएगा। तो आप ऑप्शन ए को टिक करके निकल सकते हो, पॉइंट्स में सिर्फ एक ही ऑप्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सिर्फ और सिर्फ यही होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो आप आकृति देख रहे हैं, प्रश्न आकृति में पूछा गया कि ये किस में निहित है। तो अगर आप देखो फ्रेंड्स ध्यान से, तो ऑप्शन डी में आपको देखने को मिल जाएगा कि एक बनाया गया। ठीक है, ए बनाया गया, ऑप्शन डी में आपको देखने को मिल सकता है। तो इस ऑप्शन को डी को आप टिक करोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स। यहाँ पे ये कह रहा है कि 5 स्टार 6 बराबर 35 लिखा गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते चलते, 5 स्टार जो लिखा गया वो 6 के बराबर 35 के बराबर है। आगे क्या कह रहा है कि 8 स्टार जो है वो 8 स्टार 4 बराबर 28 लिखा गया। नेक्स्ट में क्या किया गया कि हमसे पूछा ये गया कि 6 स्टार 8 बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले हम इस पैटर्न को समझ लेते हैं कि कैसे कैसे किया गया। क्लियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए 5 और 6 कितना होता है, तो अगर इस तरह से हम देखें तो क्या किया गया, तो 6 5 30 और 5 जोड़ा गया। ठीक है, 6 5 30 और स्टार्टिंग 5 जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा। अच्छा, अगर इस तरह से भी करते हैं कि 6 का स्क्वायर करके 5 घटाएंगे, 6 का स्क्वायर 5 घटाते हैं तो आपका
36 में से 5 गया 31 आता है, लेकिन ये फॉलो नहीं करेगा क्योंकि 4 का स्क्वायर ये पॉसिबल नहीं है। पहले वाला पॉसिबल हो रहा था कि अगर 6 से गुना करते हैं, 5 से गुना करते हैं इसमें और 5 को घटा देते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। 6 गुने 5 और स्टार्टिंग का 5 में घटा लेता हूँ, 6 5 30 और 5 जोड़ते हैं, ठीक है, 35 आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पर भी देखते हैं, इसमें अगर हम 5 से गुना करते हैं, ठीक है, सेकंड यहाँ पे सेकंड वाले से गुना किए थे तो यहाँ पे 4 गुने 5 20 और स्टार्टिंग के 8 को ऐड करते हैं तो बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। हाँ, ये बिल्कुल पैटर्न को फॉलो कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यानी कि सेकंड वाले को 5 से गुना करके स्टार्टिंग वाले को जोड़ दीजिए, सेकंड वाले को 5 से गुना करके स्टार्टिंग वाले को जोड़ दीजिए। उस तरह से यहाँ पे हम करेंगे, 8 को स्टार्टिंग यानी कि लास्ट वाले को 5 से गुना करके स्टार्टिंग को जोड़ दीजिए। तो 8 पंजे 40 और 6 कितना होता है 46। बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक आपको मिसिंग नंबर निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको बना लेते हैं कि कैसे कैसे निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे कह दिया कि 7 2 5। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस लिख लिया और उसके बाद हम देखते हैं कैसे इसको करना है। तो सबसे ज़्यादा 2 डिजिट लग रहा है तो यानी कि हम यही समझेंगे कि इसको करके कि ये 16 लाया गया होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे किया होगा। तो 7 और 5 को जोड़ते हैं तो कितना होता है, 7 5 12, लेकिन 2 14 होता है। तो यहाँ पे पॉसिबल ये नहीं होगा, लेकिन इस तरह से पॉसिबल कर सकते हैं कि 12 और ये आपका 2, इसमें 2 से गुना करते हैं तो 12 और 4 16 होता है। सेम टू सेम यहाँ देखिए क्या है कि 9 और 7 कितना होता है 16। लेकिन फ्रेंड्स 16 तो ये हो गया, लेकिन अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो भी दिया गया उसी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4 चौका 16, बिल्कुल करेक्ट है, 32 आ जाएगा। यानी मैंने ये किया कि यहाँ पे जो दिया गया तो उसी को मैंने मल्टीप्लाई करके लिखा था, 2 दूना 4, 4 चौका 16 लिखा। ठीक है, इसको देखिए कितना हो जाएगा, 8 और 6 14 होता है। मैंने किया इसको 8 और 14 जोड़ दिया और इसके बाद जितना दिया गया उसी के साथ मल्टीप्लाई, तो 3 3 कितना होता है 9 और 9 और 4 कितना यानी कि 23, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करूँगा कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। एक व्यक्ति जो प्रातः 8 बजे अपने घर की ओर जा रहा था और देखता ये है कि उसकी जो परछाई है उसकी दाईं ओर पड़ रही है। यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि वो मॉर्निंग में जा रहा है। तो आपको ये पता है कि मॉर्निंग में जो सूर्य का उदय की तरफ होता है, मॉर्निंग में आपको अगर जा रहा है तो वो पूर्व की तरफ से सूर्य निकलेगा तो उसकी परछाई डेफिनेटली इधर की तरफ बढ़ेगी। क्लियर, तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है फ्रेंड्स कि अगर कोई भी वस्तु यहाँ पे है तो उसकी परछाई फिक्स है कि ये इसके तरफ बनेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या कह रहे थे कि और वह देखता है कि उसकी परछाई दाईं तरफ बढ़ती है। तो दाईं तरफ बढ़ने का मतलब क्या हुआ, जब ये इस तरह से जा रहा होगा, इस तरह से जा रहा होगा, तभी तो उसकी परछाई दाईं तरफ बन रही होगी। तो ये कह सकते कि वो नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि दक्षिण की तरफ जा रहा है। बात को समझिएगा फ्रेंड्स, जब वो नीचे की तरफ जाएगा तभी उसकी परछाई दाईं की तरफ बढ़ेगी, क्योंकि जब सूर्य जब इधर से निकलता है इसकी परछाई जस्ट इसके सीधा निकलेगा, अपोजिट में होगा। ठीक है, तो ये क्या देखिए, जब ये दक्षिण की तरफ जाएगा तो उसकी परछाई लेफ्ट यानी कि इसके बिल्कुल राइट तरफ बनता है, इससे कह सकते हैं कि वो दक्षिण की तरफ जा रहा है। उम्मीद करूंगा फ्रेंड्स आप लोगों को आज की सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गई होगी। और आज की इस वीडियो में हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन लिया था। अब आपकी स्क्रीन पे एक छोटा सा क्वेश्चन दिख रहा है, आप इसका राइट आंसर नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि उस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है नीचे। अगर फ्रेंड्स आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।